नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव। श्री अरविंदो यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी कंडीशन जो बिना वार्निंग के किसी भी फैमिली की ज़िंदगी बदल सकती है, तबाह कर सकती है और जिसमें हर मिनट बहुत ही कीमती होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक की। अक्सर हमने सुना है, अचानक किसी का मुंह टेढ़ा हो जाना, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, बात करते करते दिक्कत होने लगी या शब्द लड़खड़ाने लगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग इन सिम्टम्स को पहचान ही नहीं पाते और इसी डिले की वजह से पेशेंट की कंडीशन सीरियस होती जाती है। इसी इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह, जो कि श्री अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में कंसल्टेंट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब ने कंट्री के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट निमहैंस बैंगलोर से डीएम न्यूरोलॉजी किया है और विगत 2 वर्षों से श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्ट्रोक मैनेजमेंट और इमरजेंसी न्यूरो केयर में काफ़ी एक्सपीरियंस है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह का। थैंक यू हिमांशु। निश्चित रूप से स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है और हम सभी को स्ट्रोक के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिससे सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी देखी जाती है। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि स्ट्रोक को लेके बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरीके के सवाल रहते हैं, परंतु ये स्ट्रोक एग्जैक्टली आखिर होता क्या है? स्ट्रोक मतलब लकवा। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग में यानी हमारे ब्रेन में जाने वाली खून की नली या तो चोक हो जाती है या फिर फट जाती है। दोनों ही कंडीशन में दिमाग में खून का प्रवाह रुक सकता है, कम हो सकता है, जिससे दिमाग में ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पाती। ऐसा होने पर दिमाग के कुछ हिस्से डैमेज हो सकते हैं। इसी कंडीशन को स्ट्रोक कहा जाता है। इसमें दिमाग के हिस्सों को खराब होने की वजह से मरीज को मुंह का टेढ़ापन, हाथ पैरों में कमजोरी, चलने में दिक्कत, सुनाई देने में दिक्कत और एवं जबान का लड़खड़ाना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, कई बार आम आदमी को ऐसा समझ में नहीं आता है या वो कैसे समझे कि ये वाकई में स्ट्रोक है या कभी-कभी नॉर्मल वीकनेस की वजह से भी ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में कैसे उसको समझ में आएगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में स्ट्रोक का आइडेंटिफिकेशन इसी को कहा जाता है। मैं आम जनता के लिए अगर कहूँ तो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिसे याद रखना चाहिए, जिसे हम फास्ट कहते हैं, FAST। तो F फॉर फेस। फेस मतलब चेहरे का टेढ़ापन होना। आमतौर पर मैक्सिमम स्ट्रोक्स में चेहरा जो है वो एक तरफ झुक जाता है या टेढ़ा हो जाता है। A फॉर आर्म। आर्म मतलब हाथ। तो हाथ अगर कभी-कभी जब मरीज को लकवा आता है तो एक तरफ का हाथ या एक तरफ का पैर या फिर एक तरफ का हाथ और पैर दोनों कमज़ोर हो सकते हैं और एक तरफ लटक सकते हैं। तीसरी कंडीशन है स्पीच, S फॉर स्पीच। तो पेशेंट को बोलने में दिक्कत आ सकती है, ज़बान लड़खड़ाना हो सकता है या फिर पेशेंट कई बार बोल नहीं पाता है। एंड T फॉर टाइम, मतलब इस तरह के कोई भी लक्षण आए तो इमीडिएटली बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें और तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट या फिर हॉस्पिटल से संपर्क करें एंड इसका इलाज शुरू करें। तो ये जो FAST है फास्ट, इस फॉर्मूले के तहत आप ये जो स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं इसको बखूबी समझ सकते हैं एवं उस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। अच्छा, इसमें क्या बिना सीटी स्कैन या एमआरआई के घर पर लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सीरियस है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ देर के लिए ऐसी कंडीशन बनती है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है और 10 से 15 मिनट में, आधे घंटे में व्यक्ति नॉर्मल पहले की तरह हो जाता है। जी नहीं। जो स्ट्रोक है उसको इमीडिएटली जब लक्षण आते हैं स्ट्रोक के, तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक के लक्षण हैं। बट स्ट्रोक दो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक में कभी खून की नली चोक हो सकती है एवं खून की नली फट सकती है। दोनों ही तरह का जो स्ट्रोक होता है, दोनों के ट्रीटमेंट दोनों का बिल्कुल अलग है। तो घर पर किस तरह का स्ट्रोक आया है ये आइडेंटिफाई बिना सीटी स्कैन या एमआरआई के कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बिना सीटी स्कैन या एमआरआई या बिना न्यूरोलॉजिस्ट या हॉस्पिटल में जाए हुए आपको कभी भी ट्रीटमेंट या फिर स्ट्रोक का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या स्ट्रोक ठीक हो सकता कई बार ठीक हो जाता है। इस कंडीशन को मिनी स्ट्रोक या टीआईए कहते हैं। टीआईए मतलब ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। तो जैसा आप सब समझते हैं, ट्रांजिएंट मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए।
तो कई बार स्ट्रोक जो है वो एक वार्निंग स्ट्रोक की तरह आता है, ओके। जिसमें पेशेंट्स को 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या फिर कई बार 1-1 मिनट तक पेशेंट को लकवे के लक्षण आए एवं वो पूरी तरह से ठीक हो गए। ऐसे पेशेंट्स में हम और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि ये एक वार्निंग स्ट्रोक की तरह है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को फिर से लकवाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये पुराने कई सालों के रिसर्च में ये भी पाया गया है कि टीआईए के बाद फिर से स्ट्रोक आने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और इमीडिएटली अगर टीआईए का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी या फिर से होने वाले स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। तो कभी भी स्ट्रोक के लक्षण आएँ तो भले ही स्ट्रोक के लक्षण ठीक हो जाए, आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। कई बार ऐसा नींद में भी हो सकता है क्या, ये सेम सिम्टम कई सोते वक्त? बिल्कुल, कई मरीजों में स्ट्रोक जो है वो रात को होते हैं। ऐसे में अगर मरीज को आप सुबह-सुबह लक्षण आएँ तो भी जितनी जल्दी आपको मरीज के लक्षण पता चलते हैं, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए। अच्छा, ये कितने प्रकार के स्ट्रोक्स हैं? इसके बारे में आप बताएँगे थोड़ा-सा? जी, मैंने पहले भी बताया कि 2 तरह से स्ट्रोक हो सकता है। ओके। एक जिसमें दिमाग में जाने वाली खून की नली चोक हो जाती है, जिसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस तरह के जो स्ट्रोक होते हैं वो आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल के थक्के जमने की वजह से होते हैं, या फिर खून की नली में खून का थक्का जम जाना। इन दोनों से खून की नली जो है वो चोक हो सकती है एवं दिमाग में खून का प्रवाह रुक सकता है। इस अवस्था को इस्कीमिक स्ट्रोक कहा जाता है। ओके। दूसरे तरह का जो स्ट्रोक होता है, उसमें कई बार बीपी के बढ़ने की वजह से दिमाग की खून की नली जो होती है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है और वो नली फट सकती है। इसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो ओके। इस्कीमिक स्ट्रोक एवं हेमरेजिक स्ट्रोक ये 2 अलग-अलग तरह के स्ट्रोक हैं। दोनों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमें सीटी स्कैन या एमआरआई करना पड़ता है, और इनके आइडेंटिफ़िकेशन के बाद ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग-अलग है। ओके। और इसमें विंडो पीरियड कितना होता है? अगर किसी को कोई भी सिम्पटम आए, तो उसका विंडो पीरियड कितना है और कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है? यस, विंडो पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। जैसा आपने भी कहा, मैंने भी यही बात दोहराना चाहता हूँ कि स्ट्रोक में 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। हर मिनट में लाखों न्यूरॉन्स, मतलब ब्रेन के सेल्स, वो डैमेज हो रहे हैं। इसलिए पिछले कई सालों के रिसर्च में एक बात सामने आई है, वो ये कि जितनी जल्दी स्ट्रोक का इलाज शुरू हो, उतनी अच्छी रिकवरी होती है। कुछ पेशेंट्स जिनको इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, जो मतलब खून की नली का जो थक्का जम जाना या फिर खून की नली का चोक हो जाना, इस तरीके के मरीज अगर 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल आ जाएँ, तो हमारे पास में एक थेरेपी उपलब्ध है जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो खून की नली के थक्के को घोल सकता है। तो कई मरीजों में इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में पेशेंट की रिकवरी या तो कंप्लीट रिकवरी हो सकती है, या कुछ-कुछ मरीजों में पेशेंट की कंडीशन और बिगड़ने से बचाया जा सकता है। ओके। इसलिए विंडो पीरियड मतलब 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल आने से पेशेंट को अच्छी रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कई पेशेंट्स में खून की नली में जो थक्का रहता है, उसको निकालने के लिए आजकल एंजियोग्राफी के ज़रिए थ्रोम्बेक्टोमी नाम का एक प्रोसीजर भी किया जा रहा है। उसके लिए भी विंडो पीरियड जो है वो 6 घंटे का है। तो आम तौर पर ये जो जितनी जल्दी आप स्ट्रोक के मरीज को अस्पताल लेके आएँगे, उतनी जल्दी रिकवरी होगी। अरविंदो हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है क्या? बिल्कुल, अरविंदो हॉस्पिटल में हम रेगुलर थ्रोम्बोलिसिस एवं थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसीजर करते हैं। और यहाँ पे के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे किस टाइप का न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग है यहाँ पे, जो अपने फैसिलिटीज़ हैं अरविंदो हॉस्पिटल की? अरविंदो हॉस्पिटल में टर्शियरी न्यूरोलॉजिकल केयर उपलब्ध है। हमारे पास में 3 अलग-अलग न्यूरोलॉजिकल आईसीयूज़ हैं, जहाँ पर स्ट्रोक, जीबीएस एवं विभिन्न तरह की न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज होता है। स्ट्रोक के जितने भी पेशेंट्स हैं, उसके लिए हमने एक स्ट्रोक ट्रायाज टीम बनाई हुई है। हमारे जो डीएम न्यूरोलॉजी रेसिडेंट्स हैं, वो इमीडिएटली स्ट्रोक का कभी भी पेशेंट आता है, तो उसे इमरजेंसी में देखकर इमीडिएटली सीटी स्कैन या एमआरआई करके और उसका तुरंत प्रभाव से इलाज शुरू करते हैं। मरीज को इसके बारे में अगर जानकारी हो, तो उसका ट्रीटमेंट भी संभव है, और जितनी ओके। जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, पेशेंट की रिकवरी के चांसेस भी उतने अच्छे होते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं है, तो होता है कि अरविंदो में इस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और यहाँ पर कई बार ऐसा भी है, बहुत से लोग सवाल करते हैं या उनको लगता है कि किसी भी तरीके का स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अगर कंडीशन बिगड़ती है तो उसमें सर्जरी का भी क्या इम्पोर्टेंट रोल है? बिल्कुल, छोटे स्ट्रोक्स जिसे हम माइनर स्ट्रोक बोलते हैं, आमतौर पर दवाइयों से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन बड़े स्ट्रोक जिसमें दिमाग का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा खराब हो जाता है, ऐसे केसेस में कई बार ब्रेन में सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो उस सूजन को कम करने के लिए या फिर पेशेंट की जान बचाने के लिए हमें डीकम्प्रेशन सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जरी का भी स्ट्रोक में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे अरविंदो इंस्टीट्यूट में न्यूरोलॉजी के साथ में न्यूरो सर्जरी टीम भी अटैच रहती है, एवं जब भी इस तरह के मरीज आते हैं जिनमें स्ट्रोक का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है ब्रेन के अंदर, तो हम इमीडिएटली न्यूरो सर्जिकल ओपिनियन लेके उसके लिए डीकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं ताकि पेशेंट की रिकवरी अच्छी हो सके। ओके, यहाँ पे मैंने भी देखा रिसेंटली कुछ टाइम में स्कल बेस करके भी कुछ इवेंट होते हैं, तो आई थिंक वो भी न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं जी, अरविंदो बिल्कुल, में। स्कल बेस बेसिकली न्यूरो सर्जिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आता है, और ये सब हमारे एकेडमिक इंटरेस्ट एवं जो हमारे रेसिडेंट्स हैं उनके अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए हम रेगुलरली करते रहते हैं। पैरालिसिस अगर किसी को आया है या लकवे का अटैक आया है, तो मेडिसिन या सही टाइम पे पहुंचने से उसको हमने रिवर्स कर दिया हो, कोई आपका ऐसा रियल टाइम एक्सपीरियंस? बिल्कुल, अभी इनफैक्ट 3 दिन पहले की ही बात है, हमारे पास में 74 ईयर के एक ओल्ड मैन आए थे। उनको सुबह उठने के लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब उनको अचानक से चाय पीते-पीते राइट साइड का लकवा आ गया था, और पेशेंट बोल नहीं पा रहे थे, और वो हमारे पास में विदिन 2 एंड हाफ आवर्स, ढाई घंटे में शायद आ गए थे। हमने सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कैन में स्ट्रोक के ज़्यादा लक्षण नहीं दिखे, जो आमतौर पर ये बताता है कि पेशेंट को लकवा तो आया है, लेकिन ब्रेन में डैमेज अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे कंडीशन में हमने उनको इमीडिएटली थ्रोम्बोलिसिस, मतलब वो स्ट्रोक में खून का थक्का घोलने का इंजेक्शन देने का ऑप्शन दिया। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम लेने के लिए रेडी हैं। तो हमने उनको थ्रोम्बोलिसिस का इंजेक्शन दिया, जिससे कि पेशेंट आज की स्थिति में बोल भी पा रहे हैं और इनफैक्ट चल भी पा रहे हैं। तो हम चौथे ओके। पाँचवें दिन उनको डिस्चार्ज करने का प्लान कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि समय से लेट पहुंचा होगा या डिले किया होगा लोगों ने, तो उस केस का वर्स्ट सिनेरियो आपने कभी देखा हो या महसूस किया हो? बिल्कुल, ऐसे केसेस रेगुलरली होते रहते हैं। कई बार पेशेंट्स को रात में स्ट्रोक होता है। आमतौर पर पेशेंट सोने जाता है, सोने के बाद में बीच में कभी वॉशरूम के लिए उठता है, उस समय पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाथ-पैर नहीं चल रहे हैं, वो लड़खड़ा के चल रहा है, जिसे फैमिली पर्सन्स भी नोटिस करते हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं कि नहीं ठीक है, सुबह उठेंगे, सुबह जाके हम चेकअप कराएँगे और उसके बाद इलाज लेंगे। होता क्या है कि जैसा हम रेगुलरली बात कर रहे हैं कि स्ट्रोक में 1-1 मिनट इम्पोर्टेंट है, तो जब तक वो सुबह उठता है, तब तक ब्रेन के अंदर सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट को उसके बाद इलाज करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। हम रेगुलरली देखते रहते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं और सुबह जब हम सीटी स्कैन करते हैं तो दिमाग का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है, और ऐसे केसेस में हमको सर्जरी करना पड़ती है। उस समय फिर इंजेक्शन, दवाइयाँ, फिर उनसे भी कोई फ़ायदा ज़्यादा पेशेंट्स को नहीं होता है। कई बार बड़े स्ट्रोक की वजह से दिमाग के उन हिस्सों में भी दबाव बढ़ जाता है जहाँ से हम साँस लेते हैं, और ऐसे केसेस में पेशेंट की मृत्यु होना भी बहुत आम बात है। तो इसी को शायद हैमरेज कंडीशन कहा जाता है। नहीं, इस्कीमिक स्ट्रोक या हेमरेज दोनों में इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन सकती है। और हैमरेज के केस में कितना पॉइंट है कि हम मरीज को बचा सकते हैं? देखिए, इस्कीमिक स्ट्रोक हो चाहे हेमरेजिक स्ट्रोक हो, ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्ट्रोक है और कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ओके। एक इस्कीमिक स्ट्रोक मैंने जैसा बताया कि अगर टाइमली आ जाए तो हम थ्रोम्बोलिसिस दे सकते हैं, और अगर टाइम से लेट आता है तो हम खून पतला करने की टैबलेट्स जो चालू करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ चालू करते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में आमतौर पर जिस कारण से हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, जैसे कि बीपी बढ़ने की वजह से हुआ है, तो बीपी को कंट्रोल किया जाता है। ओके। ऑपरेशन की नौबत तब आती है, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि अगर लकवा बहुत बड़ा हो, ब्रेन का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो, पेशेंट सुस्त हो जाए, दिमाग में उन हिस्सों में सूजन आ जाए जहाँ से हम सांस लेते हैं या फिर खाना निगलने में दिक्कत आती है। अच्छा, आजकल यंग लोगों में भी बहुत सारा स्ट्रोक का केसेस आ रहा है। मेरे एक फ्रेंड भी है लखनऊ में, अचानक से फ़ोन आया कि उसका लेफ़्ट साइड काम करना बंद कर दिया है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा। इसके पीछे क्या रीज़न है कि इतना यंग एज में, मतलब 30 टू 40 या 35 की एज में भी आजकल स्ट्रोक कॉमन होता जा रहा है? देखिए, ये जो लोग सोचते हैं कि स्ट्रोक बुजुर्गों की बीमारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल स्ट्रेस, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस और स्मोकिंग, गलत आदतें, खराब खाना एवं बहुत हेक्टिक लाइफ़स्टाइल, इन सब की वजह से डिसलिपिडीमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना एवं खून की नलियों में विकार आना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इस वजह से स्ट्रोक यंग लोगों में भी हो रहा है। हार्ट की कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि वाल्व की प्रॉब्लम्स एवं हार्ट की गति का इरेगुलर होना, या जन्मजात बीमारियां या जेनेटिक कंडीशन, इन सब केसेस में यंग लोगों को भी स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए ये जो लक्षण हैं फास्ट के, ये अगर यंग लोगों में भी दिखाई दें तो आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है एवं हॉस्पिटल पहुंचना है, और इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है ये सोच के कि ये यंग पेशेंट है, इसको लकवा नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसे हमें दूर करना चाहिए।
और ये ऐसे रिपीट स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, मेडिसिन हो गई, और इग्नोर उसके बाद भी इग्नोर कर देते हैं। ऐसे 2 महीने मेडिसिन ली, उसके बाद लेना बंद कर दिया अपने आप, डॉक्टर के पास फॉलो अप नहीं किया। सो इसमें फिर ऐसा भी देखा गया कि फिर उनको अचानक से ऐसी कंडीशन बनी, तो उन लोगों के लिए क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? जिस तरीके से हार्ट अटैक बार-बार आ सकता है, वैसे ही ब्रेन अटैक, स्ट्रोक भी बार-बार आ सकता है। जिस मरीज को पहले स्ट्रोक हो चुका है, उसको फिर से स्ट्रोक आने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए स्ट्रोक आने के बाद जो हम दवाइयाँ शुरू करते हैं, वो स्ट्रिक्टली हम एडवाइस करते हैं पेशेंट एवं उनके रिलेटिव्स को कि इनकी दवाइयाँ कभी बंद ना की जाएँ। क्योंकि जो रिस्क फैक्टर की वजह से पहले स्ट्रोक आया था, उस रिस्क फैक्टर में कितना हम बदलाव ला पाए हैं वो या वो रिकवर हुए हैं, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कभी भी बंद नहीं करना चाहिए एवं रेगुलरली अपने फॉलो। कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन से संपर्क में रहना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हाई कोलेस्ट्रॉल होना या हाई बीपी होना, ये सबसे मेजर रीज़न है स्ट्रोक आने का। तो इसमें जैसे जो लोगों को स्ट्रेस होता है, स्मोकिंग भी करते हैं, लेट नाइट लाइफ़स्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ है, तो ये हाई बीपी और ये सब क्या मिल के एक बड़ा कारण बना सकते हैं कि स्ट्रोक आए किसी व्यक्ति को? बिल्कुल, मैक्सिमम चीज़ें आपने पहले ही कह दी। हाई बीपी, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, अनियमित दिनचर्या, एक्सरसाइज कम करना, मोटापा, जेनेटिक जिनकी फैमिली में पहले से स्ट्रोक है, ये सारे वो कंडीशंस हैं जो पेशेंट को स्ट्रोक के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। ये ओके। सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। उसके ऊपर से स्मोकिंग, टोबैको, ये सारी सभी चीज़ें हमें आमतौर पे जो पेशेंट स्मोकिंग या टोबैको लेते हैं, उनकी खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में स्ट्रोक का होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही वो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर किसी को हाई बीपी भी है, साथ में डायबिटीज़ भी है, तो उसको डायबिटीज़ वाले को भी कितना चांस है स्ट्रोक आने का, कितना? डबल हो जाता है रिस्क। अगर ओके। बीपी है, शुगर है, जितने रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, उतना ही आपको स्ट्रोक होने के रिस्क ज़्यादा हैं। इसलिए समय-समय पर शुगर, अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इन सब की जाँच कराना चाहिए और इन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस से स्ट्रोक के केस में जो फैमिली के लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं? जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि कभी भी स्ट्रोक के लक्षण आएँ, तो ये ना सोचें कि हमें थोड़ा टाइम लेके बाद में जाना है। रात को स्ट्रोक आया तो सुबह चले जाएँगे। जितनी जल्दी हो सके उसे अस्पताल लेके जाएँ। आपका वो हर मिनट जो आपने उस समय एक्शन लेके पेशेंट के लिए बचाया है, वो पेशेंट की लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी से बचा सकता है। ओके। तो क्या होता है कि अगर पेशेंट टाइमली हमारे पास पहुँचता है और हमारे पास में वो इस्कीमिक स्ट्रोक है और थ्रोम्बोलिसिस देने का विंडो अवेलेबल है, तो उसमें पेशेंट को, जैसा मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया, तो वो थ्रोम्बोलिसिस देने से पेशेंट को लॉन्ग टर्म जो सिम्पटम्स आने वाले हैं, उससे बच जाएगा। पेशेंट इंडिपेंडेंट हो सकता है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपने सारे काम कर सकता है। कई पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जो स्ट्रोक से पूरी तरह से रिकवर करके अपना काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए तुरंत एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार फैमिली मेंबर्स झाड़-फूँक की हुँ, तरफ रुख हुँ। कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी मिथ है, मिथ बहुत है, बड़ा भ्रांति है, बिल्कुल। जिसमें हमें झाड़-फूँक की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। स्ट्रोक एक कंडीशन है जिसका एलोपैथिक में इलाज अवेलेबल है और प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसका रिकवरी भी बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसी कौन-सी हैबिट्स हैं जिनको अपनी लाइफ़ में अपना के लोग इससे बच सकते हैं? स्मोकिंग अवॉइड करें, टोबैको बिल्कुल बंद करें, ओके। अपना बीपी, शुगर नियंत्रित रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फैटी फूड्स अवॉइड करें, दिनचर्या आपकी प्रॉपर रहेगी, स्ट्रेस कम रहेगा, नींद पूरी लेंगे, तो इन सब कंडीशंस में स्ट्रोक के होने के रिस्क को आप बिल्कुल कम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूँगा और जी, आपको बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में, एक लाइन में या हाँ या ना में जवाब देना रहेगा। ओके। इट्स अप टू यू। सो स्ट्रोक का सबसे बड़ा कॉमन सिम्पटम क्या है? स्ट्रोक का सिम्पटम है हाथ-पैर में लकवाना, हाथों या पैरों में कमजोरी होना या फिर मुँह का टेढ़ापन। और ये एक नॉर्मल कंडीशन है या एक इमरजेंसी है? इट्स एन इमरजेंसी। स्ट्रोक यंग लोगों को भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट लेटर टी, यानी टाइम। टी मतलब टाइम। तुरंत एक्शन लेना है, इस तरह के लक्षण आए, आप बिल्कुल वेट ना करें और हॉस्पिटल जाएँ। वॉकिंग इज़ बेटर और जिम? दोनों ही अच्छे हैं, बट हम यूजुअली वॉकिंग एडवाइस करते हैं, खासकर उन पेशेंट्स को जो स्ट्रोक जिनको हो चुका है, वो रेगुलर वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें। जिम करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। एंड स्मोकिंग और स्ट्रोक डेंजरस और वेरी डेंजरस? स्मोकिंग इज़ ऑलवेज़ वेरी डेंजरस, पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रोक। ओके।
सो स्ट्रोक प्रिवेंशन का सबसे सिंपल मंत्रा क्या होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यही रहेगा कि आप अपने, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल रखें, एवं जितने भी हम लोगों ने बैड हैबिट्स बताए, स्मोकिंग, टोबैको, इन सब से दूर रहें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना यानी वजन नियंत्रित रखें। ये हम कह सकते हैं कि ऑडियंस के लिए ये जो लाइन आपने बोली है, ये एक बहुत ही अवेयरनेस लाइन कह सकते हैं इसको कि अ, तुरंत अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें और इस टाइप की कोई भी काम ना करें और अपने आप को बचाएं। जहाँ तक हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर या कोई भी ऐसा सिम्टम अगर दिखता है तो बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें, तुरंत मेडिकल सहायता लें। बिल्कुल, स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है और इसमें एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका लिया गया सही समय पर सही स्टेप पेशेंट को लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी से बचाया जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आगे पेशेंट चल पाएगा, बोल पाएगा, अपना काम कर पाएगा, कि कितनी जल्दी आप उसको अस्पताल लेके आएँ। अच्छा सर, एक छोटा सा इसमें सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा अपने आज के शो को एंड अप करने से पहले, कि जैसा कि अरविंदो हॉस्पिटल में आयुष्मान की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो जो हमारा न्यूरोलॉजिकल मैनेजमेंट है, क्या इसमें भी आयुष्मान का कुछ सपोर्ट मिलता है मरीजों को? बिल्कुल, आयुष्मान में स्ट्रोक का इलाज पूरी तरह से आयुष्मान के तहत किया जाता है। इनफैक्ट पहले हम थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर पा रहे थे, बट अब हम थ्रोम्बोलिटिक इंजेक्शन, जो बहुत महँगा इंजेक्शन है, लगभग 35 से 40 हज़ार रुपए का आता है, वो भी आजकल आयुष्मान की फैसिलिटी में अवेलेबल है। डिकम्प्रेशन सर्जरी जो स्ट्रोक के पेशेंट्स में होती है, वो भी हम आयुष्मान के तहत कर पा रहे हैं। तो स्ट्रोक का पूरा इलाज हम आम तौर पे आयुष्मान से ही करते हैं। दैट एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्ट्रोक की जो रिकवरी होती है, वो इमीडिएट नहीं होती है। कई पेशेंट्स और फैमिली रिलेटिव्स थोड़े से एप्रीहेंसिव होते हैं, बेचैन होने लगते हैं कि पेशेंट आया है, हमने एडमिट कर दिया, पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस में हम ये बताना चाहते हैं कि पेशेंट को जब स्ट्रोक हो जाता है, तो उसकी रिकवरी में कई बार हफ्तों से लेके महीनों लग सकते हैं रिकवरी में। उसके लिए आपको रेगुलर ट्रीटमेंट एवं फिजियोथेरेपी, क्योंकि स्ट्रोक का मेन ट्रीटमेंट दवाइयों के साथ, जितना दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है उतना ही रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो वो जो रिहैबिलिटेशन वाला फेज़ है, उसमें आपको फैमिली वालों को पर्टिकुलरली पेशेंट के साथ में मिलके बहुत मेहनत करनी है। जितनी फिजियोथेरेपी होगी, जितना स्पीच थेरेपी होगी, पेशेंट की रिकवरी के चांसेस उतने अच्छे रहेंगे। कई पेशेंट्स 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते में बड़े अच्छे रिकवर हो जाते हैं, और कई पेशेंट्स को 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इसलिए संयम रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप संयम बना के रखें, ऐसी ऐसी किसी भी कंडीशन में तुरंत मेडिकल सहायता लें। और आज हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह। आज आपने बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में स्ट्रोक के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये डिस्कशन बहुत से लोगों को अवेयर करेगा और शायद किसी की लाइफ को बचाने में भी मदद करेगा। दोस्तों, अगर आपके या आपके फैमिली में ऐसा किसी के साथ भी हो रहा है तो आप उन लोगों के साथ ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करें। और क्योंकि स्ट्रोक में अवेयरनेस ही सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र है, इसलिए आप तुरंत इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझें और मेडिकल में कोई भी डिले ना करें। मैं हिमांशु श्रीवास्तव, शेरविंद यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर पॉडकास्ट सीरीज से आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू हिमांशु।